Hello viewers, today in this period I am going to deal with the chapter from narration, and that is interrogative sentence. यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे करें, आज हम लोग यह सीखने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि नरेशन दो भागों में विभाजित है, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को सीखने के क्रम में आपने इसे सीखा भी है। डायरेक्ट सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो जब स्पीकर के मूल कथन को हम दूसरे से हूबहू उन्हीं शब्दों में कहते हैं तो वह हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के मूल कथन में थोड़ा बहुत हेर फेर करके लेकिन आशय बिल्कुल अक्षुण्ण बनाते हुए जो कुछ भी हम कहते हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में मूल अंतर यह भी है कि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में होता, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। यह नरेशन एक आर्ट है, एक कला है। कला है लंबे और बड़े सेंटेंसेज को लिखने की, शुद्धता के साथ लिखने की। यदि आपके पास नरेशन का ज्ञान है तो निसंदेह आप लंबे सेंटेंस को, बड़े सेंटेंस को बड़ी आराम से लिख सकेंगे। नरेशन हमें बेसिकली शुद्धता को सिखलाता है। नरेशन के जितने नियमों को आपने असर्टिव सेंटेंस को सीखने के क्रम में सीखा है उसे हमेशा मस्तिष्क में रखना अनिवार्य होगा। जिन टिप्स को, जिन नियमों को, खास तौर पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम सब कुछ बदलेंगे, टेंस को नहीं बदलेंगे, हमेशा आपको याद करके रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बदल जाएगा, यानी हम सब कुछ को बदल देंगे टेंस सहित। इन नियमों को मस्तिष्क में रखना आवश्यक होगा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हो डायरेक्ट में तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे करें। आसान है, पूर्व के सारी नियमावली आपके मस्तिष्क में है, टेंस को आपने पकड़ रखा है, मॉडल्स को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, एक्टिव पैसिव सेंटेंस पर आपकी पूरी पकड़ है, तो सवाल नहीं उठता है कि नरेशन को सीखने से आपको कोई रोक भी पाएगा। नरेशन को सीखने के लिए लर्नर के पास, सीखने वाले के पास टेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मॉडल्स अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, एक्टिव और पैसिव पर पकड़ होनी चाहिए, और यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान भी साथ साथ रखते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा का काम करेगा। तो हम लोग चले और सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। सवाल ये उठता है इसके पहले कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म आपको सिखलाएं, एक बार पुनः मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे ही आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसके बनाने के क्या तरीके हैं। अगर गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी की दुनिया में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का हम लोग के पास मात्र 4 तरीका है, यानी वी हैव 4 वेज बाय विच वी कैन फ्रेम द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। हम लोगों के पास सिर्फ 4 रास्ते हैं।
ये सारी चीजों को मस्तिष्क में रखने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बातचीत के क्रम में प्रश्न करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि बातचीत करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, और उसमें से पहला व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो दूसरा व्यक्ति आंसर करता, दूसरा व्यक्ति फिर क्वेश्चन पूछता है तो पहला व्यक्ति आंसर करता, और यह क्रम यदि आधे घंटे तक चलता रहता है तो हम सहज कहते हैं कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत करने के लिए क्वेश्चन बनाने की क्षमता व्यक्ति के पास, छात्र के पास अवश्य होनी चाहिए। और कितने प्रकार से अंग्रेजी की दुनिया में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वह प्रकार है टोटल 4 तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तरीकों को हम लोग जान लें, हालांकि आप जानते हैं, आप सीख चुके हैं, मैं सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूं। पहला तरीका है कि हम सहायक क्रिया को पहले लिख देते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, etc। सॉरी, सहायक क्रिया को जब हम पहले करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। जैसे आर यू गोइंग टू पटना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन बना। ऐसे बने हुए क्वेश्चंस को सीखने के लिए, समझने के लिए एक नाम दिया गया है। ऐसे बने हुए क्वेश्चंस को कहते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चंस। इसे यस नो क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है? तो कारण है कि इनके द्वारा बने गए क्वेश्चंस का उत्तर आप हां या ना में दे सकते हैं, इसलिए इनका नाम यस नो क्वेश्चंस रख दिया गया। जैसे आर यू इल, आप उत्तर दे सकते हैं हां या ना में, यस और नो। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यस और नो। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू, क्योंकि इनके द्वारा बने हुए प्रश्नों का उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है वो हमारे पास है व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, व्हाट, etc। आप अगर गौर से देखें तो प्रत्येक शब्द का शुरुआत में WH है। हाउ को छोड़कर प्रत्येक का शुरुआती अक्षर WH है, इसलिए इसे एक नाम दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया और इसे कहा जाता है WH क्वेश्चन। ध्यान रहे, इसे WH क्वेश्चन सिर्फ नाम देते हैं, वरना ये सभी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द हैं। आपको याद भी होगा व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये चारों एडवर्ब हैं। आपको ये भी याद होगा हु, व्हिच, व्हाट, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। आप इसे सीख चुके हैं। मैं यहां पर सिर्फ एक ग्रुप बना रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर रहे कि हम इन WH के द्वारा प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है उसे हम लोग मॉडल्स का नाम दे सकते। आपको मॉडल्स याद होगा, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, used to, ought to, need not and dare not। मैंने सारे मॉडल्स को ला दिया है, टोटल 13। हालांकि इसमें मार्जिनल वर्ब्स भी हैं। मार्जिनल वर्ब्स किसे कहते हैं आप बेहतर जानते भी हैं। टोटल मॉडल्स को मैंने आपके सामने रख दिया।
यदि सेंटेंस में ये सारे सब्जेक्ट से पहले आते हैं और क्वेश्चन का निर्माण करते हैं तो इनके द्वारा बने हुए क्वेश्चंस को हम मॉडल क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। मॉडल क्वेश्चंस, क्योंकि ये मॉडल के द्वारा बनाए गए। और चौथा और अंतिम तरीका है क्वेश्चन बनाने का, उसे हम लोग जानते हैं डू, डज और डिड के नाम से। इनको एक नाम दे दिया गया डमी क्वेश्चन। इन्हें डमी क्यों कहा गया? तो डमी इसलिए कहा गया कि इन तीनों शब्द का प्रयोग, डू, डज और डिड, इन तीनों शब्द का प्रयोग क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता। ये सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता इनका, इसलिए इनका एक नाम दे दिया गया डमी क्वेश्चंस। हम लोग के पास कोई पांचवा तरीका नहीं है जिसके बल पर, जिसके आधार पर क्वेश्चन का निर्माण किया जाए। I hope you understand very well. We have only 4 ways by which we can make the sentence interrogative. The first one is that auxiliary verb. When you use auxiliary verb before the subject, that becomes question. And that question is known as yes-no question. When the sentence starts with WH words, that also becomes the question. When you start your sentence by the help of modals, that also becomes the question. And when the sentence starts with do, does, did, that also become the questions and known as dummy questions. It means we have only 4 ways by which we can make the sentence interrogative. यहां तक की बातों से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुका होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा कि कोई भी पांचवा तरीका हम लोग के पास क्वेश्चन बनाने का नहीं है सिवाय इन 4 को छोड़कर। और चारों से क्वेश्चंस कैसे बनता है, आप पूर्व के क्लासेस में, पूर्व के वीडियोज में उन सारी चीजों को देखा है, जाना है, समझा है, महसूस किया है। और आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट फॉर्म करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जा रहे हैं। जब इनडायरेक्ट होगा तो कुछ नियमों को ध्यान में रखना हो। कुछ नियमों को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बहुत जरूरी है मस्तिष्क में रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, आपको याद होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। टेंस ही नहीं बदलेगा, टीपीटी को चेंज कर देंगे। टीपीटी आपको याद आ रहा होगा, टेंस, पर्सन एंड टाइम, हम उसको बदलते। जो नियम आपने पहले सीखा है असर्टिव सेंटेंस के दौरान, उन सारे नियमों को मस्तिष्क में रखना है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि वो सारे सेंटेंस असर्टिव के थे और ये आज सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के आ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव का जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म करेंगे तो उसको कौन कौन से नियमों को दिमाग में रखना आवश्यक होगा, यह सीखना जरूरी है। गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो यहां पर सेड टू को हटाकर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आस्क्ड का। सेड टू को हटाकर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरा एक शब्द और है, इंक्वायर ऑफ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब करेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो आप सेड टू को हटाकर आस्क्ड कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना रहे तो ऐसी स्थिति में इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको याद होगा और याद रहेगा भी।
अगला चेंजेस क्या होता है, अगर आप कनेक्टिव को देखें, कनेक्टिव जहां पर से हमारा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, अगर कनेक्टिव पर गौर करें तो कनेक्टिव को यानी जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए इफ या वेदर। इफ या वेदर WH को छोड़कर, गौर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, सेड टू को हटाकर आस्क्ड करेंगे। पास्ट है इसलिए आस्क्ड, अगर प्रेजेंट होता तो आस्क हो जाता या आस्क्स हो जाता, फ्यूचर होता तो विल आस्क हो जाएगा। ये तो आप अपने मस्तिष्क से भी कर सकते हैं, टेंस के स्वभाव और टेंस को पहचान करके। कनेक्टिव को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ या वेदर। आपको याद होगा असर्टिव सेंटेंस में आप दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इफ और वेदर का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो इन चारों प्रकार के जो क्वेश्चंस बने हैं वो सबके साथ करेंगे, लेकिन WH को छोड़कर। WH में ना इफ होगा ना वेदर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे दिमाग में रखने की जरूरत है। WH को छोड़कर यानी WH के साथ इफ और वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। यस नो के साथ इफ वेदर होगा, मॉडल्स के साथ इफ वेदर होगा, डमी के साथ इफ वेदर होगा, लेकिन WH के साथ इफ और वेदर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। हां, यदि आप खुश हैं, कभी कभी छात्रों का मन खुश हो जाता है, अगर आप खुश हैं तो WH के साथ एज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आपका मस्तिष्क खुश रहे तो, हमेशा नहीं। यानी WH के साथ कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे याद रखना होगा। WH के साथ कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं और बार बार बोलने का आशय है कि आपके मस्तिष्क में यह बात बिल्कुल सेट कर जाए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन WH को छोड़कर करेंगे, बाकी सभी में करेंगे, WH के साथ नहीं होगा। बस अगर गौर से देखा जाए तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरी चीज वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। और तीसरी चीज है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जरा गौर कीजिएगा। यदि आप कहते हैं तुम कहां जा रहे हो, इसको अगर अंग्रेजी करें तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। नेचुरली क्या लिखेंगे हम, वेयर आर यू गोइंग, इंट्रोगेशन मार्क। अगर कोई लड़का इसे ऐसा लिख दे कि वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, तो क्या यह गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, यह भी सही है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी मैं लिख दे रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो। अब जरा गौर कीजिए, यहां पर समझने की चीज है और बच्चे यहां पर गलती करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान देने की चीज है। आप अगर दोनों सेंटेंस को देखें, वेयर आर यू गोइंग एंड वेयर यू आर गोइंग, दोनों सेंटेंस को यदि गौर से देखें तो दोनों सेंटेंस में एक अंतर है। अंतर किस बात का है कि पहला सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, फुल स्टॉप है। जो पहला सेंटेंस है उसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, फुल स्टॉप है। आखिर क्यों, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। यस, कारण है। कारण यह है कि यह सेंटेंस आपका डायरेक्ट है और यह सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट है। आप पूछेंगे कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब कोई सहायक क्रिया या मॉडल्स सब्जेक्ट के बाद चला जाए, WH के बाद चला जाए, या सब्जेक्ट के
बाद चला जाए तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। और जब कोई सहायक क्रिया या मॉडल्स सब्जेक्ट के पहले चला आए तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। व्हाट आर यू ईटिंग डायरेक्ट सेंटेंस है, व्हाट यू आर ईटिंग इनडायरेक्ट सेंटेंस है। What are you doing? What are you doing? नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, डायरेक्ट सेंटेंस है। What you are doing? फुल स्टॉप होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अंतर को समझिए। डायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सीख रहे हैं, गौर कीजिएगा। डायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता? जब सहायक क्रिया या मॉडल्स सब्जेक्ट के बाद चला जाए, सब्जेक्ट के बाद, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद है, यू के बाद आया है, तो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? इनडायरेक्ट। और वही सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले चला आए तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। और डायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का होना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क में याद रखना होगा। जब आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद सहायक क्रिया की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बात होती है वह हमारा है कि हम इन नियमों को यदि दिमाग में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ियां इनडायरेक्ट स्पीच करने में नहीं होंगी। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को सीख लिया है। सबसे पहला, सेड टू को हटाकर आस्क्ड कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट रहा रिपोर्टिंग वर्ब में तो इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। दूसरा, कनेक्टिव यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, WH को छोड़कर। अगर आप खुश हैं तो WH के साथ एज टू का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो तीसरी पॉइंट थी कि अगर सहायक क्रिया हमारा सब्जेक्ट के बाद है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि वह इनडायरेक्ट सेंटेंस है। और यदि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह डायरेक्ट सेंटेंस है। और चौथा और अंतिम बात, यदि किसी सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट सेंटेंस में आपकी मुलाकात डू, डज और डिड से हो जाए, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मुलाकात डू, डज और डिड से हो जाती है, क्योंकि इसी से टेंस का पहचान होता है, सहायक क्रिया ही हमें गाइड करता है कि हम किस टेंस से हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया ही जैसा, सहायक क्रिया तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सहायक क्रिया के जैसा ही हम डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। यदि ये 3 शब्द डायरेक्ट सेंटेंस में आपको दिखाई पड़े तो टेंस को पहचाने, और टेंस को पहचानने के बाद आप इनको हटा दें। इनको रखना नहीं है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनको हटा देना है। पहचानने के बाद इनको आप हटा दें। अगर ये 3-4 नियमों को आपने मस्तिष्क में रखा और पूर्व के असर्टिव सेंटेंस में सीखे हुए वो नियम जिससे हम पर्सन को चेंज करते हैं, जिससे हम टेंस को चेंज करते हैं, जिससे हम एडवर्ब ऑफ टाइम को चेंज करते हैं, अगर वह मस्तिष्क में साथ साथ आपने रख रखा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच करना अब बिल्कुल आसान है। हम लोग प्रत्येक ग्रुप से 4 प्रकार से क्वेश्चंस का निर्माण होता है। प्रत्येक ग्रुप से 1-2 एग्जाम्पल को देखते हैं और सीखते हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़े। सारे चेंजेस मैंने आपके सामने रख दिया है, एग्जाम्पल्स के सहारे सीखने का प्रयास करेंगे। गौर कीजिएगा। सबसे पहले लेते हैं यस नो से। जैसे
he said to me, have you completed your homework? अब जरा देखें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको पहचानना आ रहा होगा, आप जानते हैं ये ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। जैसा सेंटेंस वैसा उसका ट्रीटमेंट हम लोगों को देना चाहिए। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, असर्टिव नहीं है। और इंट्रोगेटिव में प्रश्न को पूछा जा रहा, तो जब प्रश्न को पूछा जाता है तो प्रश्न को बोला नहीं जाता, इसलिए सेड टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा पास्ट है, सेड टू हमारा पास्ट है, तो हमें लिखना चाहिए ही आस्क्ड मी। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। ऑब्जेक्ट होने पर इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ गए कनेक्टिव के पास। कनेक्टिव के पास तो आपके पास दो ऑप्शन है कनेक्टिव को हटाने के लिए। असर्टिव में आप दैट का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर या तो आप इफ का प्रयोग करें या फिर वेदर का। आपके पास स्वतंत्रता है, दोनों में से कोई एक, दोनों का प्रयोग नहीं करें। दोनों में से कोई एक, या तो इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें। तो मैंने इफ का प्रयोग किया है। अब आगे आपका चेंजेज टीपीटी, यानी जो टीपीटी है बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले ना हो, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चला जाए, तभी वह इनडायरेक्ट होगा और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगेगी। पैसिव सेंटेंस में होता है कि एक्टिव भी इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर डायरेक्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो इनडायरेक्ट जब करेंगे तो उसमें इंट्रोगेशन मार्क्स नहीं, फुल स्टॉप लगता है। यह रूल है, यह नियम है। अब हम किसको ध्यान दें? सबसे पहले हैव को ध्यान दें या यू को ध्यान दें? तो आप बोलेंगे सर पहले यू को देखना जरूरी है। इट मीन्स यू आपका सेकेंड पर्सन बदलेगा ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका है मी, आपको लिखना मैं सिखलाया हूं पर्सन को चेंज करने में। आप इसे कहीं पर लिख लें, यू, योर, यू। सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, ये आता है आई, माई, मी। अब जरा देखें, दो दो यू है हमारे पास, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? तो आपका मस्तिष्क आपको बताएगा कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के सामने कौन सा पड़ा? तो सब्जेक्ट के सामने पड़ा आई। इट मीन्स यहां पर लिखेंगे आई। ये आई कैसे हुआ आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखें टेंस को, ये आपका हैव है। हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में और सेंटेंस हो जाएगी आई हैड। सहायक क्रिया हैड इस्तेमाल होगा। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, हम कंप्लीटेड को ज्यों का त्यों रखें, कंप्लीटेड। अब ये आगे आ गया योर, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर आपका सामने पड़ा हुआ है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। मी भी सामने पड़ा हुआ है, तो योर के सामने कौन सा पड़ा शब्द? माई। तो हमें यहां लिखना चाहिए माई होम वर्क और लास्ट में फुल स्टॉप। हमारा इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट। और मैं समझता हूं कि जिन चीजों का टिप्स मैंने आपको पहले ही दे दिया है उससे बड़ा आसान महसूस हो रहा है। एक सेंटेंस और देखें, यस नो से ही। माई फ्रेंड सेड टू मी, आर यू going to Patna today? अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नियम सब कुछ आपके पास पता है। अब हम लोग तेज गति से चल सकते हैं।
हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि बार बार आपको रिपीटिशन करता जाऊं ताकि आपको सीखने में समझने में कोई परेशानी ना हो। अब जब इसे करेंगे तो इसे करना जानते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सेड होगा नहीं, आस्क्ड हो जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, अब पहले आर को मत देखिए, पहले यू को देखिए, क्योंकि सहायक क्रिया बाद में जाएगा। यू सेकेंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, हमने पहले ही लिख रखा है यू योर यू, आई माई मी, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये आई। ये आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वॉज गोइंग टू पटना दैट डे। इसके आधार पर जितने भी यस नो के सवाल रहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, उसे आप अब आराम से कर सकें। दूसरा हम लोग देखते हैं अब WH को। ये WH कैसे रन करता है, ध्यान ये रखिएगा। WH में ज्यादा मात्रा में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, उसे पहचानना है, हटा देना है। WH से एक एग्जाम्पल, ही said to her, when will you return my book? When will you return my book? कैसे लेकर चले? He said to her को क्या करना है आपको पता है, आप आराम से लिखें। He asked her, क्योंकि कनेक्टिव में इफ या वेदर नहीं लगेगा। अगर आप खुश हैं तो एज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खुश हूं, मैं नहीं अभी करने जा रहा हूं। हम WH को ज्यों का त्यों तुरंत लिख दें, ज्यादा अच्छा होगा, सुखी रहेंगे आप, गलती ना होगी। WH वाले में मस्तिष्क को एक आदत बनाए कि तुरंत लिख दें कनेक्टिव की तरह। उसके बाद सब्जेक्ट को देखें, तो सब्जेक्ट आपका है यू, यू बदलेगा सेकेंड पर्सन हर के अनुसार, लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। यू, योर, यू, ये चार्ट आपको याद हो चुका होगा। सी, हर, हर, यू के सामने क्या पड़ा, सब्जेक्ट वाले यू के सामने तो सी पड़ा, तो हमें लिखना चाहिए अब तुरंत व्हेन सी। अब ये विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और वैसे भी आप मॉडल्स को याद कर रखे हैं कि विल को हम वुड में कर देते हैं, शैल को हम शुड में कर देते हैं, तो विल है हमारे पास, तो इसे क्या कर देना चाहिए, शी वुड, शी वुड रिटर्न, माई है, माई को चेंज कीजिए, आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही, हिज, हिम। मैं बार बार लिखकर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपके पास भी एक आदत बन जाए, ताकि गलतियां गलती से ना हो। अब जरा देखें, बदलना है माई को, माई के सामने क्या पड़ा, माई के सामने हिज पड़ा, सी वुड रिटर्न हिज बुक, फुल स्टॉप। नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाने का भूल मत कीजिएगा। ध्यान ये रखना है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद तभी वो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। एक सेंटेंस और देखें, he said, where is the station? बड़ी सिंपल सा सेंटेंस लिखा हूं, where is the station। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे तो आपको लिखना चाहिए he asked, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए मैंने asked लिखा। अगर ये he says रहता तो मैं लिखता he asks, he will say रहता तो मैं लिखता he will ask। ये आपको अपने ब्रेन से सोचना होगा। अब आगे में देख रहे हैं कनेक्टिव को हटाने के लिए WH है, तो WH को ज्यों का त्यों लिख दें, वेयर। अब सब्जेक्ट को पहले लिखे द स्टेशन, द स्टेशन। सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आती है, अब सहायक क्रिया को लगा दें, फुल स्टॉप कर दें। He asked where the station was. This one is your indirect speech. But when you say
ही सेड वेयर इज द स्टेशन, सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा एंड दैट सेंटेंस इज नोन एज डायरेक्ट सेंटेंस। आई होप दिस विल बी क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। ध्यान ये रखना है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद जाएगा तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इनडायरेक्ट हो गया। और सहायक क्रिया यदि सब्जेक्ट के पहले है या मॉडल सब्जेक्ट के पहले है तो वह फिर आपका डायरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी सेंटेंस आप WH का बनाएंगे आप इस पैटर्न को अपनाएं, आपसे गलती नहीं होगी। हां, आने वाले समय में प्रैक्टिस दूंगा। आई होप WH सेंटेंस को कैसे आप करेंगे आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जाम्पल में, और इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। He says to me, when will you support me? और कीजिएगा, बड़ी सिंपल सा सेंटेंस लिया हूं, और बड़ी सिंपल सेंटेंस इसलिए भी लेता हूं ताकि आपके मस्तिष्क को समझने में कोई परेशानी ना हो। सिंपल और टफ में बहुत मामूली सा अंतर है, खास तौर पर अंग्रेजी भाषा में। यदि हमने उसे जान लिया, समझ लिया, तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा, टफ हो ही नहीं सकता। यदि आपने उसे नहीं जाना, नहीं समझा ठीक से, तो वह आपके लिए टफ हमेशा बना रहेगा। ही सेज टू मी, इस बार मैंने लिया है ही सेज टू मी। प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो घबराने की बात नहीं है। नियम कानून सब कुछ वैसा ही रहेगा, सब कुछ बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। ये तो पहले से ही आपका सीखा हुआ है। अब जरा देखें, ही सेज टू मी, तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए ही आस्क्स मी। कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर नहीं होगा, WH है तो हम व्हेन को लिखेंगे, व्हेन। अब सहायक क्रिया मॉडल्स को पहले नहीं, पहले सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। लिख करके देख लें, गलती ना होती है लिखने से। यदि आपकी आदत बन गई तो फिर और गलती ना होगी, इसकी पूरी गारंटी है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इट मींस यू, योर, यू, आई, माई, बी। यू के सामने क्या पड़ा, क्योंकि यू को आपको चेंज करना है, तो यू के सामने पड़ा आई, हमें लिखना चाहिए आई। क्योंकि ये विल रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा, तो आई के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन आई विल सपोर्ट मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आप नोट करके देखें, मी के सामने हिम आएगा और फुल स्टॉप, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बिल्कुल तैयार। आप इनके आधार पर जो भी आपके घर में उपलब्ध है ग्रामर की किताबें, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। आपको आनंद भी आएगा, महसूस भी होगा कि मैंने इसे सीख लिया है। मैं आगे चलकर आपको हिंदी वाक्य को भी इनडायरेक्ट फॉर्म में करके दिखलाऊंगा। आखिर बच्चों को पढ़ने के क्रम में, किताब को पढ़ने के क्रम में आनंद क्यों नहीं आता, जबकि पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद छुपा हुआ है? आखिर स्टूडेंट्स पढ़ने से क्यों भागते हैं? उसके पीछे का सिर्फ एक मूल कारण है जो मैं महसूस करता हूं। छात्र पूरे पेज को पढ़ जाते हैं, वहां पर लंबे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस होता है, वो उन सेंटेंस के अर्थ को समझ नहीं पाते। जिस दिन छात्रों को समझना प्रारंभ हो जाएगा, समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा, तो उससे उन्हें पढ़ने का आनंद भी आने लगेगा। पढ़ना एक आनंददायक वर्क है। आनंद नहीं आता है छात्रों को, इसलिए वो पढ़ने से भागते से हैं। मैं स्पष्ट करूंगा आगे में। मैं उम्मीद करता हूं कि यस नो क्वेश्चन और WH ग्रुप का आप आराम से अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलाव कर सकेंगे। अब हम लोग देखते हैं मॉडल्स को। मॉडल्स वही जो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। एक दो एग्जाम्पल काफी होगा मॉडल से, जैसे he said,
विल यू हेल्प मी। सारा नियम जान रहे हैं, इसलिए ज्यादा समय लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप आराम से चले। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, ही आस्क्ड विल यू हेल्प मी। WH क्वेश्चन नहीं है, मॉडल्स है, तो हमें इफ या वेदर लाना होगा। इस बार मैं वेदर को ले आ रहा हूं, वेदर। अब यू को सबसे पहले देखें, विल को बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद करना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम उधार लेंगे। सबसे धनी हमारे पास है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वहां से हम ही ले सकते हैं पुरुष के लिए, स्त्री के लिए सी ले सकते हैं। और ना अगर कहीं से मिल पा रहा है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से हम आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो जी चाहे उठा ले। हम यहां पर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं ही। विल है पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए विल का वुड। हेल्प मी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी के सामने आएगा आपका हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। इट्स सो इजी। लेकिन ध्यान रहे, विल का आपने वुड कर दिया, लेकिन अगर वुड रहेगा तो विल मत कीजिएगा, वुड का वुड ही रह जाएगा। अगर सैल है तो आप शुड कर दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में शुड है तो आप इनडायरेक्ट में सैल मत कीजिएगा, शुड का शुड ही रह जाएगा। ऐसे मात्र 4 मॉडल्स हैं, विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। अगर मे है तो माइट कर दें, लेकिन माइट है तो मे ना करें, माइट का माइट ही रहने दें। अगर विल है तो वुड कर दें, लेकिन अगर वुड है तो विल ना करें, वुड का वुड ही रहने दें। इसको मस्तिष्क में रखेंगे आप सभी। मैं समझता हूं कि मॉडल्स को भी करना टफ नहीं हो। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सी सेट, कैन यू कैरी दिस बैग। जब इसको करेंगे इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड, क्योंकि मॉडल्स है, इफ या वेदर लाना होगा। इफ यू सेकेंड पर्सन, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उधार लेंगे। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। चलिए इस बार मैं ले रहा हूं सी को। सी क्योंकि पास्ट में है रिपोर्टिंग, इसलिए कैन का हो जाएगा यहां पर सी कुड कैरी दैट बैग, फुल स्टॉप। और इनडायरेक्ट स्पीच हमारा तैयार। अगला हम लोग के पास बच गया है डमी क्वेश्चन। और डमी क्वेश्चन के बारे में मैं बता रखा हूं कि जहां भी डू डज डिड आएगा उससे हम टेंस की पहचान करेंगे और पहचानने के बाद उसको हटा देंगे। जैसे आप देखें, डमी को ही said to me does she cook food every day। अब आपके पास आ गया है डमी क्वेश्चंस के। ही सेड टू मी आपका पास्ट में है रिपोर्टिंग, आप कर दीजिए ही आस्क्ड मी या ही इंक्वायर्ड ऑफ मी कनेक्टिव के रूप में। इफ डू डज डिड को तो हटा देना है पहचानने के बाद। पहचान मिल रही है डज से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब सी आपके पास आ गया, सी आपका थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम सी को ज्यों का त्यों रख देंगे। सी कुक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो हमें लिखना चाहिए सी कुक्ड फूड every day, full stop. It's so simple. Only a simple understanding will make you perfect to change the sentence from direct to indirect speech. Only rules are required. Understanding is required. If your understanding is quite clear, you can change as many sentences as you can.
एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे सी सेड टू हिम, डिड यू डू all the exercises yesterday? She said to him, did you do all the exercises yesterday? Nothing is problematic. Everything is quite known to you. And as per those rules which you have learned recently now, just now, you just simply change it. What you have to do, everything is known to you. She said to him, she asked him, कनेक्टिव को हटाने के लिए if या whether, did आप पहचान रहे हैं कि did पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस में आपने सीखा है इसे चेंज कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। और आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। टेंस का ज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मुश्किल में फंस जाएंगे वो छात्र जिनका टेंस और मॉडल्स क्लियर नहीं है और साथ ही साथ पैसिव क्लियर नहीं। तो आप टेंस को पहचान रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यू हमारा सेकंड पर्सन, ये बदलेगा हिम के अनुसार। चेंज कर लीजिए लिख करके एक बार, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। यहां पर यू सब्जेक्ट की तरह है तो यू के सामने क्या पड़ा, यू के सामने पड़ा ही। अब हम देखें टेंस को, सहायक क्रिया के बाद, सब्जेक्ट के बाद आता है सहायक क्रिया, तो डिड को हटाकर, पास्ट इंडेफिनिट है डिड, इसको हटाकर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर हैड हो जाएगा। ये हैड कैसे आया आपकी समझ में आ रहा होगा, ही हैड। अब आगे में वर्ब देखें तो वर्ब का ये पहला फॉर्म है डू, ही हैड, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो हम डू, डिड, डन। यहां पे डन कैसे हुआ यह भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इफ ही हैड डन, आगे में जो मिलेगा चेंज करेंगे, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। ऑल द एक्सरसाइजेज, ये हमारा टीपीटी नहीं है, ऑल द एक्सरसाइजेज टीपीटी नहीं है। यस्टरडे ये टाइम है तो हमें लिख देना होगा द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। She asked him if he had done all the exercises the previous day. This is the complete picture of indirect speech about that question. It means हम लोगों के पास 4 प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का अंग्रेजी की दुनिया में रास्ता है। उन चारों प्रकार के सेंटेंस को यदि डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उनका इनडायरेक्ट कैसे हम करेंगे, वो चारों का टिप्स आपके सामने मौजूद है। इसके आधार पर आपका जितना जी चाहे, जैसे जी चाहे, यदि आपने इसे समझ लिया है तो सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एंड यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको कामयाब बनाएगा यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह थी अंग्रेजी में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने की बात। आखिर में इतने नियमों को यहां पर यह ध्यान देना है, यहां पर कनेक्टिव के साथ यह करना है, पर्सन को ऐसे बदलना है, एडवर्ब ऑफ टाइम को यहां पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को ध्यान में रखना है। आखिर क्यों? हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, हमारे ब्लड में हिंदी है। अंग्रेजी को हम सीखते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, परीक्षाओं में दिए गए प्रश्नों का सामना करने के लिए। यदि नरेशन पर आपकी पकड़ बनती है तो जैसा कि मैं पहले बताया हूं, यह शुद्धता को सिखलाता है। यह कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो मीडियम है या वह इंस्ट्रूमेंट है जो छात्र को शुद्धता की तरफ लेकर जाता है। मैं कुछ हिंदी का वाक्य आपके सामने रख रहा हूं और जाहिर सी बात है इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में रखूंगा, डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट में, और आप इसे करने में हमारी मदद करें और साथ ही साथ आप इसे सीखने, जानने, समझने का भी प्रयास करें। आखिर क्यों सीख रहे हैं हम नरेशन को और क्यों इतने नियमावली को दिमाग में रखने की बात कर रहे हैं?
जरूरत है उसे जानने का। गौर कीजिएगा, अगर इन सारे नियमों को हिंदी के मुताबिक देखें, जैसे उसने कहा कि तुम कब पटना से लौटोगे। सेंटेंस को गौर से देखिए, और कोई घबराहट की बात नहीं है, हिंदी डाला हूं, आपकी मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा है, आई लव माई मदर टंग। अब इसको अंग्रेजी करना है, कैसे करें? अब आपके मस्तिष्क में आएगा उसने कहा, कहा आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सेड का प्रयोग कर दें। आगे का सेंटेंस देखें, कब है, कब से एहसास हो रहा है कि इंट्रोगेटिव है, तो कहने का अंग्रेजी यहां पर तो सेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कब पटना से लौटोगे। तो यहां पर कहा, उसने कहा, कहा का अंग्रेजी हमें क्या लिखना पड़ेगा? He asked. This is the magic of English language. हिंदी में यहां पर कहा लिखा गया है, लेकिन उसकी अंग्रेजी में क्या लिख रहा हूं? आस्क्ड। भाव को समझिएगा, हिंदी सीख लाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ सहारा ले रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। He asked, तुम कब पटना से लौटोगे? कब यानी WH का है, हम तुरंत लिख देंगे when। अब ये तुम है, सेकंड पर्सन, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, उधार लेते हैं हम ही, सी या आई से, तो यहां पर हम जब उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम का अंग्रेजी? ही। पटना से कब लौटोगे? लौटोगे के देखने से लग रहा है पहचानो टेंस की तरह, लेकिन लिखो नरेशन की तरह। एक टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं, जब इस तरह का सेंटेंस हो हिंदी में, आपकी मस्तिष्क में चल रहा हो हिंदी का सेंटेंस, तो उसको पहचानिए टेंस की तरह और लिखिए नरेशन के नियमों की तरह। यानी दिमाग के अंदर में टेंस के सारे नियम, मॉडल्स के सारे नियम, पैसिव के नियम और नरेशन के नियम यदि बने हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है मस्तिष्क के अंदर में सारे नियम। और तीनों का नियम अलग अलग है, तीनों के लिए मैंने अलग अलग चैम्बर खुलवाया है, आपको याद होगा। तो यहां पर तुम का अंग्रेजी क्या हो गया सर? ही। आप आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यू कभी नहीं होगा, यहां पर यू नहीं आएगा। तो ही, पटना से कब लौटोगे? लौटोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल होता है, तो विड, वुड और शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। वुड का प्रयोग क्योंकि ज्यादा होता है तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? व्हेन ही वुड रिटर्न फ्रॉम पटना। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जाकर सेंटेंस सही होगा। लंबा सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस का मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच है, अगर इन्वर्टेड कॉमा आ गया तो फिर वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। छात्रों में होता क्या है कि वो घर पर जब किताबों में इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में पढ़ते हैं, he asked when he would return from पटना, तो वो अर्थ ही नहीं निकाल पाते हैं कि ये would का क्या अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा उसने कहा कि तुम कब पटना से लौटोगे। एक सेंटेंस और देखें, बहुत छोटा छोटा सेंटेंस दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? He asked where। अब तुम है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारे पास ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, ही को उठाएं। ही, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। वेयर ही वॉज
गोइंग, फुल स्टॉप, वेयर ही वॉज गोइंग। आपको कोशिश करनी होगी, हिंदी के अनुसार भी अंग्रेजी के अनुसार भी। अब जरा गौर से देखें, कहा का अंग्रेजी में आस्क्ड लिख रहा हूं, की का मैं कोई अंग्रेजी नहीं डाल रहा, WH को जो कहते हो लिख रहा, और जा रहे हो को मैं वाज गोइंग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह नियम है, सेंटेंस का पहला हिस्सा पास्ट तो दूसरा हिस्सा पास्ट ही होगा। अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा प्रेजेंट है तो दूसरा हिस्सा जिस टेंस में रहे उसी टेंस में रहेगा। एक मैं प्रेजेंट से भी करके दिखाना चाहूंगा आपको। एक सेंटेंस देखिए, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस देखें। वह कहता है कि तुम मेरा किताब कब वापस करोगे। और कीजिएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। वह कहता है कि तुम मेरा किताब कब वापस करोगे, कब वापस करोगे। इस कब से दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन है। तो वह कहता है, वह कहता है, ही सेज मत लिखिए क्योंकि प्रश्न है। तो हमें क्या कहना चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म में है, हमें कहना चाहिए ही सेज। सॉरी, ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस का ट्रीटमेंट। ही आस्क्स, क्योंकि सेंटेंस का रिपोर्टिंग पहला हिस्सा प्रेजेंट में है तो दूसरा हिस्सा में टेंस चेंज नहीं होगा, मॉडल चेंज नहीं होगा। तुम मेरा किताब कब वापस करोगे, तो व्हेन यू है आपका, चेंज कीजिए। हम ही को उठा लेते हैं, मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, उधार ले लेते हैं। व्हेन ही विल, और कीजिएगा ये विल का वुड नहीं करेंगे। वुड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेंटेंस का पहला हिस्सा हमारा प्रेजेंट है। व्हेन ही विल रिटर्न मेरा है, यानी लिख कर देख लीजिए, आई माई मी बदलेगा फर्स्ट पर्सन, वह के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ही हिज हिम, माई के सामने क्या पड़ा? माई के सामने पड़ा हिज बुक। आपने किताब में ही आस्क्स व्हेन ही विल रिटर्न हिज बुक इस लाइन को पढ़ा तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि वह कहता है कि तुम मेरा किताब कब वापस करोगे, या वह पूछता है कि तुम मेरा किताब कब वापस करोगे। इस तरह का भाव समझने की कोशिश किताब को पढ़ने के दौरान यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी किताब पढ़ने का आनंद बढ़ जाएगा। और आपको मैं याद दिला दूं कि असर्टिव सेंटेंस में भी ऐसे ही हिंदी लिखकर मैंने समझाने की कोशिश की थी कि अंग्रेजी का सेंटेंस कुछ और है, उसका हिंदी अर्थ कुछ और हो जाता है। इसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और हमेशा मस्तिष्क में रखने की जरूरत है। I hope all these things will help you too much to understand the language, particularly those languages which are those sentences which are written long, which have more than one subject, one verb. Now you feel better to understand them. This is the complete picture of interrogative sentence and how will you change it from direct to indirect. In the next classes I will provide some classes for your practice work in which you will get the questions from assertive sentence also, universal truth also, from interrogative sentence also, and it may be possible that I will change the reporting verb into different tenses also, so that you feel a little bit confused and do the answer accordingly as per the rules, as per the system I have taught to you all. With these words, I conclude today's session, saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.